हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको साइकोपैथ्स के बारे में बताना चाहता हूँ। साइकोपैथ्स को समझने के लिए आपको उनके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। उन तीनों में से एक भी बात को अगर आप नहीं समझोगे तो आप साइकोपैथ्स को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। सबसे पहली बात साइकोपैथ्स के बारे में ये है कि जब साइकोपैथ्स पैदा होते हैं तो उनके दिमाग का एक हिस्सा कम काम करता है या बिल्कुल काम नहीं करता। और उन जो हिस्से काम नहीं करते उनकी वजह से उनका असर ये होता है कि उनको कुछ भावनाएं महसूस नहीं होती। वो भावनाएं हैं डर, चिंता और समानुभूति या संवेदना और नैतिकता, शर्म, आत्मग्लानि और सदमा और डिप्रेशन। तो उनको ये भावनाएं महसूस नहीं होती। उनको फेलियर से कोई डर भी नहीं लगता। जैसे नॉर्मली हम बहुत बार वो काम नहीं करते जिनमें हमें असफलता का चांसेस लगता हो, पर ये लोग असफलता से उतना नहीं डरते। दूसरी बात ये है कि आम लोगों को आम लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे लगभग 4 कारण होते हैं। हम 4 चीज़ें पाना चाहते हैं: पावर, सेक्स, मनी और अटेंशन। और क्योंकि हमें जब भी इन चारों में से कोई एक चीज़ मिलने की उम्मीद जगती है या मिलती है तो डोपामीन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। और साइकोपैथ्स को भी यही 4 चीज़ें चाहिए होती है, परंतु उनको उनको जब ये 4 चीज़ें मिलती हैं या मिलने की उम्मीद जगती है तो उनके अंदर डोपामीन रिलीज़ होने की मात्रा, जो रिलीज़ डोपामीन है उसकी मात्रा आम इंसान से 4 गुना अधिक होती है, जिसकी वजह से इनको ये चारों चीज़ें हम आम इंसानों से 4 गुना ज़्यादा चाहिए होती है। तीसरी बात ये है कि साइकोपैथ्स को बचपन में ही पता चल जाता है कि कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो उनको महसूस नहीं होती, परंतु बाकी इंसानों को महसूस होती है। और बाकी इंसान बहुत सारे काम उन भावनाओं में बह के करते हैं और ये बात समझ के वो उन भावनाओं का फ़ायदा उठाना सीख जाते हैं। वो बहुत जल्दी उन भावनाओं पे अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं। मजबूत पकड़ का मतलब ये नहीं है कि वो उन भावनाओं को महसूस करने लग जाते हैं। वो उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, उन नाटक करने के लिए कि वो उन भावनाओं को महसूस करते हैं, उन भावनाओं को का नाटक करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करने हैं, उन शब्दों के प्रयोग में वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ऐसा करके वो लोगों को दोस्त बनाने में, लोगों पर मनचाहा प्रभाव डालने में और लोगों को लोगों से मनचाहा काम करवाने की कला में पारंगत हो जाते हैं। तो ये थी 3 बातें जिनके थ्रू आप साइकोपैथ को समझ सकते हो। पर इन तीनों बातों में से आप उनको देख के नहीं बता सकते उनमें ये 3 बातें हैं या नहीं है। तो उनको पता करने के लिए कि कोई साइकोपैथ है या नहीं है, ये समझने के लिए आपको 20 अलग लक्षणों को समझना होगा जो लक्षण साइकोपैथ्स में पाए जाते हैं। तो ये 20 लक्षण, ये बेसिकली साइकोपैथी एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब होता है लक्षण समूह, बेसिकली एक लक्षण का ग्रुप है। और ये सारे लक्षण सारे साइकोपैथ्स में नहीं होते। ये 20 लक्षण मैं बताऊंगा। उन 20 लक्षण में अगर किसी में 15 लक्षण हैं तो फिर वो वैसा वाला साइकोपैथ है जिससे आपको डरना चाहिए और जिसको बेसिकली जेल के अंदर होना चाहिए। वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये 20 लक्षण कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण है ग्लिबनेस और सुपरफिशियल चार्म। तो ये सतही, ऊपर ऊपर से ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और जब ये बातें करते हैं तो ऊपर ऊपर से इनकी बातों पे आप बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो। और जब भी आप इनसे पहली बार मिलते हो आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। दोबारा मिलोगे तो भी अच्छा लगता है, अनलेस इन्होंने आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान ना कर दिया हो। तो अक्सर ये आम लोगों को एक अच्छा चार्मिंग पर्सनैलिटी नज़र आते हैं। और दूसरी बात है ग्रैंडियोज, दूसरा लक्षण है ग्रैंडियोज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ये अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तीसरा लक्षण है नीड फॉर स्टिमुलेशन और प्रोननेस टू बोर्डम। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा कुछ नया करने का मन करता है और ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो आम इंसान करने की सोच भी नहीं सकते। हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्टिमुलेटिंग। और ये बहुत जल्दी बोर होते हैं। कोई भी एक काम इनको ज़्यादा टाइम व्यस्त नहीं रख सकता। ये
किसी काम को बहुत लगभग कामों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अगर ये कोई नौकरी पकड़ेंगे तो लगभग 1-2 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और अनलेस इनको कुछ बहुत ही ज़्यादा मिल रहा हो, जहाँ बेसिकली कुछ नौकरियाँ नहीं होती, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, कुछ पद होते हैं जहाँ फ्री का माल मिल रहा है, वहाँ बैठे रहेंगे। परंतु जहाँ काम करके कमाना होगा ना, वहाँ ये 2 साल तो क्या 2 महीने इनके लिए मुश्किल हो जाते हैं बिताने। तो चौथा है पैथोलॉजिकल लाइंग। पैथोलॉजिकल लाइन मतलब ये इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि आपको ऐसा लगेगा इसको झूठ एक बीमारी है इनको झूठ बोलने की। ये सच और झूठ इन दोनों बातों में इनको कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि ये बात सच है और ये झूठ है, मुझे ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए। और तो नॉर्मल आदमी भी झूठ बोलता है, परंतु नॉर्मल आदमी झूठ बोलता है कि पूरे दिन में 2 झूठ बोल दिए, 1 झूठ बोल दिया, या अगर आपसे 1 घंटे बात करेगा तो 2 झूठ बोल देगा। पर अगर साइकोपैथ आपसे बात करेगा तो आधी से ज़्यादा बातें उसकी झूठ होती हैं। नंबर 5 है, 5वां लक्षण है कॉनिंग और मैनिपुलेटिव। ये एक ठग किस्म के होते हैं। ये हमेशा आपको बेवकूफ़ बना के अपना मनचाहा काम करवाने की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ ऐसी बात कहेंगे कि आप जो जो ये आपसे करवाना चाहते हैं वो आप किसी तरह से कर देते हो, जो बाद में आप सोचोगे कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, पर उस टाइम आप कर देते हो। छठा लक्षण है लैक ऑफ रिमोर्स और गिल्ट। इनको कोई सदमे की भावना नहीं होती, इनमें कोई आत्मग्लानि नहीं होती। इन्होंने पास्ट में कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया होता है तो भी नॉर्मल आदमी से अगर कोई बिल्ली मर जाए या एक छोटा सा कोई छोटा सा जानवर मर जाए तो भी हमें एक दुख होता है कि यार कुछ गलत कर दिया। कुछ भी हमसे कुछ बड़ा हो जाए तो फिर वो तो पूरी ज़िंदगी हमें ध्यान में रहता है यार हमसे ये गलती हो गई। पर इनके अंदर कोई आत्मग्लानि की भावना नहीं होती। और हालांकि ये बोल सकते हैं 2 बातें ऐसी कि हाँ उनको शायद दुख हो रहा है, पर ज़्यादा देर उनसे बात करोगे तो समझ में आएगा कि इनको कुछ भी ऐसा गिल्ट जैसा महसूस नहीं होता। इन कोई सदमा नहीं होता कि कुछ बुरा हो गया इनके साथ तो वो बार बार इनको तंग करता रहता है। ऐसा इनके साथ बिल्कुल नहीं होता। और कोई आत्मग्लानि की भावना नहीं होती, कोई अपराध बोध नहीं होता इनको, हालांकि ये अपराध बहुत करते हैं। नंबर 7वां है शैलो अफेक्ट। शैलो अफेक्ट का मतलब है कि बेसिकली जो हम इंसान जितनी भावनाएं महसूस करता है उतनी भावनाएं ये महसूस नहीं करते। ये अगर खुश भी हो रहे होंगे तो उनकी खुशी सिर्फ बातों में दिखेगी और चेहरे पे कुछ सेकंडों के लिए तो दिख सकती है। पर आप इनको लगातार अगर आप इनका चेहरा ही देखते रहोगे और कुछ नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि उस चेहरे पे वो खुशी वाली बात है नहीं। मतलब बातों में शब्दों में लगेगा कि खुशी है, बट चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही होगी। या खुशी तो बहुत एक सिंपल इमोशन है, बहुत सारी और कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन इनके चेहरे पे आपको नहीं दिखेगी। और अगर ये नॉर्मल इमोशन जैसे खुशी हो गया, दुख हो गया, ये भी कुछ सेकंडों के लिए आपको इनके चेहरे पे दिख सकती है, लगातार नहीं दिखेगी। बहुत गहरी नहीं होती इनकी ये भावनाएं। जो भी इनकी भावनाएं होती है बहुत स्थायी, बस एक ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए होती है, बहुत गहरी नहीं होती। और 8वां लक्षण है कैलस और लैक ऑफ एम्पैथी। बेसिकली ये इमोशनलेस होते हैं और किसी और के दुख से इनको कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे सामने कोई आदमी मान लो आ जाए जिसका हाथ कटा हुआ है, तो हमारा पहला रिएक्शन ये होगा, हम चाहे उसके लिए कुछ करें ना करें, पहला रिएक्शन हो ये होगा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि कहीं हमारा हाथ भी नहीं है। और फिर हमें जो झटका लगेगा, हमें जो एक नॉर्मल आदमी को जो दुख होना चाहिए या जो सदमा लगना चाहिए वो हमें लगेगा। जब भी हम किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जिसका हाथ कटा हुआ है या किसी का पैर कटा हुआ है तो हम एकदम से सोचेंगे कि मेरा पैर ना होता तो क्या होता। तो दूसरे का जो भी दर्द है वो हम खुद महसूस करते हैं, भले ही हम उसके लिए कुछ करें ना करें, किसी और के लिए कि किसी और को दुख है, हम दुखी हो गए, अब उसके बाद हम उसको कुछ पैसे दें या ना दें या उसकी कोई भी और मदद ना करें, पर हर कोई दूसरे का दुख आम इंसान महसूस ज़रूर करता है या दूसरे की खुशी भी महसूस करते हैं। दूसरा आप हमारे सामने कोई हंसता हुआ आया है तो हम उसको देख के खुश हो जाते हैं, पर ये उनके साथ नहीं होता। साइकोपैथ्स में दूसरे की भावनाएं महसूस करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली जो हम जम्हाई लेते हैं, तो जम्हाई के पीछे भी एक तरह की भावना होती है जिसकी वजह से हम जम्हाई लेते हैं। बोरियत कह सकते हो या उसको, जो भी भावना है जिसकी वजह से हमें जम्हाई आती है। आम इंसान अगर किसी और को जम्हाई लेते हुए देखेगा तो वो भी जम्हाई लेना शुरू कर देता है।
ऐसा हमेशा नहीं होता, पर बहुत बार होता है कि आपके सामने कोई जमाई ले रहा है, आप भी जमाई ले रहे हो, तो जमाई लेने लग जाते हो। पर साइकोपैथ्स किसी और को जमाई लेते हुए देख के खुद जमाई नहीं लेते, क्योंकि उनके अंदर वो दिमाग का वो हिस्सा काम ही नहीं करता जिसकी वजह से दूसरे की भावना उन्हें महसूस होती है। और जमाई भी एक ख़ास तरह की भावना की वजह से ही होती है। और अगला है लक्षण पैरासिटिक लाइफ़स्टाइल। ये परजीवी किस्म के होते हैं। ये हमेशा कोई एक ऐसी जगह ढूँढेंगे जहाँ काम बाकी लोग करें, और ये सिर्फ़ उस काम का क्रेडिट लेंगे कि मैंने करवाया है या मैंने किया है, और उनकी कमाई का बेनिफिट लेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट, पैसा लेंगे, और बेशर्मी से लेंगे। ऐसा लगेंगे जैसे उनका हक ही हो ये। और 10वां लक्षण है पुअर बिहेवियरल कंट्रोल्स। इनका अपने व्यवहार पे नियंत्रण बहुत कम होता है। अगर इनको गुस्सा आ गया, नॉर्मली आदमी को गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल कर लेता है। अगर इनको गुस्सा आ जाए तो ये किसी को बहुत ज़्यादा मार सकते हैं। आपको लगेगा कि यार इतना तो ऐसा किसी ने कुछ किया ही नहीं था जिसकी वजह से इतना मार दिया इसको। और भी मतलब बातों-बातों पे इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया रहता है। इनका अपने व्यवहार पे नियंत्रण बहुत कम होता है। छोटी-छोटी बात पे जैसे ये गाड़ी चला रहे हैं और किसी ट्रैफ़िक पुलिस ने इनको रोक लिया और इनसे ड्राइविंग लाइसेंस माँग लिया, तो हो सकता है कि ये उसकी पिटाई कर दें या उसको गाली दे दें या कुछ भी उसके साथ और हिंसक हो जाएँ। उसके बाद अगला है लक्षण अर्ली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। बचपन में ही इनके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें दिखने लग जाती हैं जिनसे माता-पिता चिंतित हो जाते हैं कि कुछ तो हमारे बेटे में गड़बड़ है। और 11वां लक्षण है प्रोमिस्क्यूअस सेक्सुअल बिहेवियर। इनके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। 12वां लक्षण है सॉरी आई थिंक मैंने ये लक्षण आगे पीछे बता दिए। पर अगला लक्षण 13वां लक्षण है लैक ऑफ रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी एक लक्ष्य के पीछे इतना नहीं भागते कि उसको पाने के लिए वो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो अगर तुरंत कोई चीज़ पाने की मिल जाए तो उसके लिए तो वो अपना सारा दिमाग लगाएँगे। परंतु तुरंत अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो 2 साल तक उस चीज़ के पीछे ही पड़े हैं। वो अपना कुछ न कुछ और करने लग जाएँगे, और किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष नहीं करते। हालाँकि ये बातें कर सकते हैं ऐसी कि मैं अगले 2 साल में ये हासिल करूँगा, अगले 2 साल में मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। परंतु ये कुछ भी ऐसा करेंगे नहीं। ये कोई भी काम जो 2 साल मेहनत करके हासिल होने वाला है या जो लंबे समय में हासिल होने वाला है उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे ये। हालाँकि ये बातों में ऐसे कहेंगे पर करेंगे नहीं। 14वां लक्षण है इम्पल्सिविटी। इनमें ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम बड़े काम करने के लिए से पहले बहुत बार सोचते हैं कि ये करूँ या ना करूँ। परंतु इनके दिमाग में कुछ भी आ जाता है कि चलो ये करते हैं, तो बस तुरंत कर लेते हैं ये। बहुत बड़े-बड़े फ़ैसले एक कुछ सेकंडों में ले लेते हैं ये। और इसकी वजह से कुछ भी बड़ा भी खरीद लेंगे, एकदम से मन कर गया कि ये खरीदना है तो जाके खरीद लिया। अ, हम अपना बजट देखते हैं कि इतना अमाउंट है, ये खरीदें ना खरीदें, उसके सारे फ़ायदे नुकसान समझेंगे फिर खरीदेंगे। सिर्फ खरीदने के मामले में नहीं, ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसले ये तुरंत ले लेते हैं, ज़्यादा उसके फ़ायदे नुकसान सोचे बिना। अगला लक्षण है इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाते। अ, अपनी रिश्तों में ज़िम्मेदारी, जैसे कि बेटे की तरह उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पति के रूप में जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, पिता के रूप में जो इनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ वो नहीं निभाते। और उसके अलावा ये और भी, जैसे किसी पद पे इनको कोई पद मिल जाए तो उस पद की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो भी ज़िम्मेदारियाँ ये नहीं निभाते। 16वां लक्षण है फेलियर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन एक्शन। अगर इनकी कोई ज़िम्मेदारी है और या इनकी वजह से कुछ गलती हो जाए, तो ये कभी भी ये नहीं मानेंगे कि मेरी वजह से गलत हो गया, हमेशा किसी और का कसूर निकालते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि साफ-साफ पता है कि उस साइकोपैथ आदमी की ही ज़िम्मेदारी थी वो एक काम करना, और उसने वो काम नहीं किया, तो वो ये कह देंगे कि जिसने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी उसकी गलती है कि उसने मुझे ये काम क्यों दिया, ये बात भी कह देंगे वो। पर अपनी ज़िम्मेदारी ये नहीं कहेंगे कि मेरी गलती हो गई। हमेशा दूसरे की गलती निकालते रहेंगे। और 17वां लक्षण है मैनी शॉर्ट टर्म मैरिटल रिलेशनशिप्स। इनके बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे एक से ज़्यादा
वैवाहिक संबंध होते हैं, कई औरतों से ये शादी कर लेते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, 1 साल 2 साल शादी की, फिर 1 साल बाद तलाक हो गया, शादी की फिर 2 साल बाद तलाक हो गया, इनके साथ ऐसा बहुत होता है। फिर 18वां जो है लक्षण ये है कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, बचपन में ही इनकी आपराधिक प्रवृत्ति दिखने लग जाती है। और 19वां लक्षण है रिवोकेशन ऑफ कंडीशनल रिलीज। रिवोकेशन ऑफ कंडीशनल रिलीज का मतलब है कि मान लो ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ इन पे कुछ बंदिशें लगाई गई है, मान लो ये जेल में है या किसी हॉस्पिटल में है या किसी पागल खाने में है, कहीं भी इनको बंद किया हुआ है और उन पे कुछ बंदिशें लगाई हुई हैं, और वो बंदिशें इस शर्त पे हटा दी जाती हैं कि अगर तुम इन कुछ कुछ शर्तों पे हटा दी जाती हैं कि इन शर्तों का पालन करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर ये बंदिशें नहीं रहेंगी। तो जब भी उनको किसी शर्त पे छोड़ा जाता है, ये अक्सर उन शर्तों का पालन नहीं करते। और 20वां लक्षण है क्रिमिनल वर्सेटिलिटी। इसका मतलब है कि नॉर्मली जो क्रिमिनल होते हैं वो एक या दो तरह के क्राइम करते हैं। जैसे कोई मर्डरर है तो वो सिर्फ मर्डर ही करेगा, कोई जेब कतरा है तो वो जेब ही काटेगा, वो और कुछ नहीं करेगा, चोर है तो वो चोरी करेगा, वो डाकू नहीं बनेगा। और कोई अगर डाकू है तो वो चोरी नहीं करेगा, सदा मतलब डाका ही डालेगा। तो डाका और चोरी में थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये हर तरह के क्राइम करते हैं। इनके जो क्राइम की लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती है। ये एक या दो तरह के क्राइम नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा तरह के क्राइम करते हैं। तो ये थे 20 लक्षण। हर इंसान में, हर साइकोपैथ में ये 20 के 20 लक्षण नहीं होते, परंतु 20 में से अगर 15 लक्षण भी किसी इंसान के अंदर मिलते हैं तो उसको साइकोपैथ कहते हैं। सो थैंक यू। अगली वीडियो में मैं साइकोपैथ्स के बारे में और जानकारी लेके आऊँगा। आपको आपका साइकोपैथ के बारे में कोई भी सवाल हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, जिसका मैं अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा। और भी आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।